तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सबसे चहेती बाइक के बारे में, जिसका नाम है R15 वर्जन 4, जो कि आती है यामाहा की तरफ से। तो ये बाइक जब से लॉन्च हुई इंडिया में और तब से लेकर अब तक इसकी जो सेल्स है उसमें कभी भी गिरावट नहीं आया है, यानी कि ये यामाहा की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक रह चुकी है। यामाहा के फ्लीट में आपको और भी बाइक्स देखने को मिलती है, जैसे कि FZ वर्जन 3 हो गई, अभी तो उसका वर्जन 4 भी आ रहा है। फिर यामाहा R3 हो गई, जो कि फिलहाल अभी इंडिया से डिसकंटिन्यू है। यामाहा की और भी बाइकें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है वो है R15 वर्जन 4। और अगर आप यामाहा के शोरूम्स में भी जाओगे तो सब हर जगह आपको R15 वर्जन 4 ही खड़े हुए दिखेगी। वैसे इसका एक नेकेड वर्जन भी आता है जिसको कि बोला जाता है MT15, लेकिन आज के इस वीडियो में लोग MT15 नहीं, R15 वर्जन 4 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि MT15 का जो सीट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगर आपका पीछे वाला बड़ा है तो उसमें आप ढंग से बैठ भी नहीं पाओगे। वैसे R15 वर्जन 4 में भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसकी भी जो पिलियन सीट है वो है 5th फ्लोर पे। बट हु केयर्स अबाउट पिलियन सीट व्हेन यू हैव सो मच ग्रेट बाइक टू राइड। एनीवेज, तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं R15 वर्जन 4 के बारे में। तो ये सब जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से मैं आपको समझाऊंगा कि ये बाइक इतनी बेटर की हो जब से ये बाइक लॉन्च हुई है। लेकिन उससे पहले इसकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करती है 220F से। अब आप लोग बोलोगे भाई 220F इतनी पुरानी बाइक कहाँ से आ गई, तो भाई 220F से भी ये कॉम्पीट करती है। भले आज के डेट में 220F काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वो 2008 से आपको सेम डिज़ाइन, सेम एलिमेंट, सेम इंजन देखने को मिल रहा है विथ ओनली स्टिकरिंग अपडेट्स। तो 220F भी है कॉम्पिटिशन में, भले अभी नहीं है लेकिन स्टिल है। RC125 हो गई, RC125 से भी ये कॉम्पीट करती है। ऑल्दो RC125 अभी जल्द बंद होने वाली है। क्यों बंद होने वाली है इसके बारे में हम लोग कोई और वीडियो में बात करेंगे। तो RC125 इसकी कॉम्पिटिशन है। आपको डिज़ाइन विज़ाइन अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन पावर काफ़ी कम है। तो पावर के मामले में RC125 इज़ नॉट दैट मच ग्रेट एज़ कम्पेयर टू R15 वर्जन 4। जिक्सर भी हो गई, नॉर्मल वाली नहीं, SF155। यहाँ पे जितनी भी बाइकों को मैंने लिखा है सब ये सब फेयरिंग वाली बाइकें हैं, सब मतलब स्पोर्ट्स डिज़ाइन वाली है, क्योंकि ये बाइक खुद फेयरिंग के साथ आती है। तो इसमें मैं कैसे एक नेकेड बाइक को कंपेयर कर दूँ। और जो इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कंपेयर्ड बाइक है R15 वर्जन 4 के साथ, जिसको लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, वो है नन अदर देन RS200। तो RS200 इस बाइक की वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर बाइक है। तो RS200 ये बाइक से भले आपको थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाएगी, इसमें पावर भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आप लोगों से पूछोगे तो बहुत लोग 10 में से आपको 7 लोग बोलेंगे कि भाई R15 वर्जन 4 मेरे को चाहिए, क्योंकि RS200 अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसमें ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं दिया कंपनी। ऊपर से उसका जो क्लासिक डिजिटल मीटर था, जिसमें कि टैकोमीटर ऐसे ऐसे जाता था, उसको भी हटा के उसमें पूरा डिजिटल कर दिया, जैसे कि 220 में भी कर दिया। तो दोस्तों ये तो बात होगी सिर्फ कॉम्पिटिशन के बारे में। तो कंपटीशन में अगर आपको कोई बाइक पसंद है R15 वर्जन 4 के अलावा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ 9 रीजंस लिखे, जिसकी वजह से मैं आपको ये समझाऊंगा कि हर बार ये बाइक इतनी अच्छी नंबर पे सेल्स कैसे हो जाती है, और ये बाइक एक ओवरऑल पैकेज आपके लिए कैसे साबित रहती है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है कि ये जो बाइक है इसमें आपको 155 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको लगभग 19 bhp का पावर देखने को मिलेगा। 19 bhp एक 155 सीसी के लिए काफ़ी अच्छी फिगर है। अब आप लोग बोलोगे भाई इसकी जो इंजन है वो तो है लगभग 150 सीसी की, प्राइस ले लेते हैं ये लोग 200 सीसी से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि भले इसकी जो प्राइस है वो 200 सीसी वाली है, लेकिन इसमें आपको पावर भी लगभग 200 सीसी का मिल रहा है और माइलेज मिल रहा है 150 सीसी वाला। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो गया, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ हो गया, क्योंकि इसमें आपको पावर भी अच्छा मिल जा रहा है लगभग 200 सीसी के टाइप, और आपको जो माइलेज है वो एक 150 सीसी के हिसाब से मिल जा रहा है। और कुछ 150 सीसी की बाइकें इसकी इतनी माइलेज नहीं दे पाती, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आती है डिज़ाइन की। अब देखिए डिज़ाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है कि मेरे को नरेंद्र मोदी पसंद है, वो आपको नहीं पसंद हो सकता है किसी को राहुल गांधी पसंद हो, वो किसी और को नहीं पसंद हो, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो सबको पसंद है। जी हाँ, अगर आप वर्जन 3 की बात करें, उसकी भी जो शार्प पेजेस, उसकी भी जो मॉडर्न डिज़ाइन थी वो भी सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा भाती थी। और वर्जन 4 भी जो है वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। वर्जन 4 में थोड़ा हेडलाइट में चेंजेस किया गया है, ऑल्ट्रेशन किया गया है। सीट अभी भी आपको वैसे ही 5th फ्लोर पे देखने को मिलती है, लेकिन उस पर थोड़ी अब अपनी फैमिली को बैठा के घुमाओगे, उस पर तो किसी और को घुमाओगे, तो वो भी 5th फ्लोर वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ नहीं है, क्योंकि फैमिली आपके साथ R15 वर्जन 4 फैमिली आपके साथ R15 पे नहीं बैठेगी। तो डिज़ाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अभी जैसा आप इसकी डिज़ाइन देखोगे, साइड से देखो, फ्रंट से देखो, रियर से देखो, हर जगह से आपको इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी मिलेगी। टायर्स भी काफ़ी यूज है, यूज मतलब काफ़ी बल्कि है, 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। तो टायर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पतला दिया हुआ है, आगे पीछे दोनों आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है।
वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लगती है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द चैसी एंड हैंडलिंग। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला बात है, इसका मतलब होता है चेचिस नहीं होता, इसका मतलब होता है चैसी। बहुत लोग इसको चेचिस बोलते हैं, सो दैट्स टोटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है चैसी। तो चैसी मतलब जिस पे ये गाड़ी बनी हुई है, तो ये बनी हुई है डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे। तो डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे ये जो गाड़ी बनी हुई है, इसमें आपको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो एकदम सेंटर पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी पीछे से बहुत ज़्यादा भारी है या फिर आगे से बहुत ज़्यादा हल्की है। तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर पे है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो स्टेबिलिटी वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाइकें होती है जिनमें वेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, पीछे की तरफ बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से पीछे से वो हाई स्पीड पे थोड़ी वॉबल करने लगती है, किसी में उल्टा होता है। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट माई बाइक अपाची 164V, तो उसमें आगे में वेट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा पंगा है। आगे में ज़्यादा वेट है और पीछे से बहुत गाड़ी हल्की है, तो अगर पीछे पिलियन नहीं बैठ रहा तो और पैनिक ब्रेकिंग करो तो पीछे का जो टायर है वो पूरा स्किड करने लगता है। तो इसकी जो चैसी है उसमें डेल्टा बॉक्स फ्रेम आपको मिलेगा, और हैंडलिंग जो है वो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो हैंडलिंग है उसमें आपको यूएसडी फोक्स देखने को मिलता है। यानी नॉर्मल जो सस्पेंशन होता है वो ऐसे रहता है, यूएसडी फोक्स ऐसे रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाई स्पीड हैंडलिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाई स्पीड पे गाड़ी वोबल नहीं करती है। ऑल्दो थोड़ी टेलीस्कोपिक से महंगी रहती है मेंटेन करना अगर इसमें कुछ लीकेज वगैरह हो जाए, लेकिन ऑन दी अदर साइड इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है, इसकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो टेलीस्कोपिक से काफ़ी बेटर रहती है। इसीलिए हाई एंड गाड़ियों में भी आपको यूएसडी फोक्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की चैसी और हैंडलिंग के बारे में। नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्ट, तो इसमें आपको पता है कि इसमें आपको VVA देखने को मिलता है। VVA का मतलब मैंने एक बहुत ही पुराने वीडियो में अच्छे से आपको डिटेल में बताया था कि VVA काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी मतलब इसका जो VVA वो काम क्या करता है। नॉर्मली हर गाड़ियों में एक एक्चुएटर होता है जिसकी वजह से इंजन के अंदर एयर जाती है। तो इसके अंदर जो है वो 2 एक्चुएटर है, जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल मतलब जो जैसे गाड़ी चालू करेगा वैसे ही एयर इनटेक स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये गाड़ी लगभग 7,500 RPM के आसपास जाती है, टू बी प्रिसाइज 7,400 RPM पे जाती है, तो इसका जो दूसरा एक्चुएटर है वो भी खुल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो एयर इनटेक है वो और अच्छा हो जाता है। तो जितना अच्छा इंजन ब्रीथ करेगा उतना अच्छा इंजन का परफॉर्मेंस होगा, उतनी अच्छी आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। इसीलिए R15 को अगर आप 80 की स्पीड तक चलाते हो तो लगभग आपको सेम मिलेगा, मतलब आपको लगेगा कि भाई वैसे ही परफॉर्मेंस है। लेकिन 80-90 के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस यानी टॉप एंड में वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाई RPM पे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बिहेव करती है, क्योंकि इस RPM रेंज के बाद इसका जो दूसरा एक्चुएटर है वो भी खुल जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी एज यू नो दैट दिस कंपनी इज़ फ्रॉम जापान। तो जैसा आपको पता है कि R15 है जापानीज़ बाइक, और जापानीज़ लोग आपको पता है कि इंडिया में अभी तक से बुलेट ट्रेन नहीं चल रही, वो लोग 1965 से बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। तो ये VVA एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो बाइक है 155 सीसी में आपको 19 bhp पावर डिलीवर करती है। यहाँ पे बात आती है ब्रेकिंग और सेफ्टी की। ब्रेकिंग सेफ्टी में भी आपको पता है कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, और इसका एक मॉडल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल वैसे 155 सीसी के लिए उतना नीडेड है नहीं, बट स्टिल कंपनी दे रही है तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए। तो डुअल चैनल ABS के साथ आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। माइलेज के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ही लिया कि लगभग 45 km तक का माइलेज इसमें आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है उसका एक रीज़न ये VVA भी है। तो माइलेज जो है इसका परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जा रहा, माइलेज भी अच्छा मिल जा रहा। अब लोगों को चाहिए क्या, ऑलरेडी व्हेन फ्यूल प्राइजेस इज मोर देन 100 रुपीज़ पर लीटर, तो उसके लिए ये जो बाइक है काफ़ी बेटर है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस मिल जा रहा और माइलेज में भी इसमें कमी नहीं है। बहुत 160 सीसी बाइकों में भी आपको 30 से 35 का माइलेज देखने को मिलता है, लेकिन ये बाइक अब लोगे आप तो 40 से नीचे का माइलेज तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको छपरी तरीके से चलाओगे, एकदम ऐसे जिग-जैग चलाओगे तब बात अलग है। बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर हो करोगे तो वो भी बात अलग है, तो उस कंडीशन में माइलेज तो ड्रॉप होगी ही। नॉट टॉकिंग अबाउट ये 6 रीज़न हो गया। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 7th रीज़न के बारे में, विच इज़ द ब्रांड रेपो। के बारे में भी वैसे ही आप लोगों को पता है कि मारुति सुजुकी की जो कार्स होती है रफ एंड टफ होती है, ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी 0 होती है, लेकिन चलती बहुत लंबे ड्यूरेशन तक है। तो जापानीज़ ब्रांड है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है कि भाई से सालों साल तक चलते रहेगी। 8वां रीज़न रीसेल वैल्यू। ये जो बाइक है इसकी रीसेल भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रीसेल इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स कहीं भी आपको मिलेगी अक्रॉस इंडिया। ऐसा नहीं कि ये बाइक अगर आप दिल्ली में इसको ले रहे हो और बेचोगे और कोई बंदा अगर है वो त्रिपुरा मिजोरम से इस बाइक को ले रहा है तो उसको पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, थ्रू आउट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं पर भी ये बाइक की ईजिली सर्विस हो जाती है। तो इसलिए इसमें आपको रीसेल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 9th रीज़न विच इज़ ईजी टू मेंटेन। अब ईजी टू मेंटेन क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इंजन छोटा है, 155 सीसी का है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, बहुत ज़्यादा इंजन में ताम झाम नहीं किया हुआ है,
और इंजन भी उतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करता, जिसकी वजह से बार बार इसमें आपको कूलेंट चेंज कराना पड़े। स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है, और यामाहा का आपको पता है कि यामाहा की डीलरशिप अक्रॉस इंडिया आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। तो मैं इतना ही जहाँ पे हम लोगों ने बात की R15 वर्जन 4 के बारे में। ऐसे ही कोई और लेजेंडरी बाइक के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उस बाइक का नेम मेंशन करिएगा, और अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो अपना भी जो ओनर एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करना नहीं भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।